हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का सीपीसी का तीसरा दिन है, जिसमें आज सेक्शन वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्डर्स बचेंगे जो हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। आज हम सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 158 जो लास्ट सेक्शन है सीपीसी का, यहाँ तक पढ़ेंगे। मतलब सेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले शुरू करें हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96। क्या कहती है धारा 96? मूल डिक्री की अपील। यही बात आदेश 41 में कही गई है, इसलिए ब्रैकेट में आदेश 41 लिख दिया। अगर आदेश 41 आ जाए एक्सप्लेन करने को तब भी ये लिखना है। मूल डिक्री की अपील के बारे में आ जाए तो भी ये लिखना है। क्या है पूरा मैटर समझ लें। धारा 96 की उपधारा 1 पहली बात बताती है कि जो मूल डिक्री है, अगर उसको किसी भी प्रारंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय ने पारित कर दिया है, तो ऐसी डिक्री की अपील, ऐसी प्रारंभिक डिक्री या मूल डिक्री की अपील क्या होगी? ऐसे न्यायालय में होगी जहां पर बताया गया है कि ऐसे न्यायालय प्राधिकृत हैं। उन न्यायालयों में, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में बता दिया गया हो, तो वहां पर जाके आप प्रारंभिक अपील करें। जो न्यायालय, कहने का मतलब यह है, 96 धारा कहती है कि जो न्यायालय मूल डिक्री की अपील सुनने के लिए प्राधिकृत करे गए हैं, उन न्यायालयों के समक्ष मूल डिक्री की अपील होगी। दूसरा पॉइंट कहता है कि एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। अगर कोई डिक्री एक पक्षीय पारित हो गई है तब भी उसकी अपील होगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि पक्षकारों की, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर तीसरा पॉइंट कह रहा है पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। अगर पक्षकार सहमत हो गए थे और सहमति के आधार पर डिक्री पारित हुई है तब इसकी अपील नहीं होगी। चौथी और आखिरी बात धारा 96 की ये कहती है लघुवाद न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा संज्ञेयवाद है, उनकी अगर कोई डिक्री हो गई है पारित तो उस डिक्री की अपील तभी होगी जब वो डिक्री क्या हो, 10,000 रुपये से अधिक के धन की हो या फिर उसमें विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित हो। कहने का मतलब है लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में कोई डिक्री पारित कर दी गई है और ऐसी डिक्री की रकम अगर 10,000 से अधिक नहीं है तो उस डिक्री की अपील नहीं होगी। हाँ, अगर कोई विधि का प्रश्न है तो अपील हो सकेगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया था इस धारा 96 से संबंधित, एन मोहन बनाम आर मधु, AIR 2019। इस जो केस लॉ था, जजमेंट था, इसमें एग्जैक्टली प्रश्न ये उठा था कि आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत अगर कोई आवेदन निरस्त कर दिया गया हो तो क्या उस आदेश की, उस डिक्री की अपील होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल होगी। अगर कोई आवेदन, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जब आदेश पढ़ाएंगे तो आदेश 9 नियम 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय ये दिया कि अगर कोई आदेश जो है, कोई आवेदन आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया हो तब भी प्रतिवादी क्या कर सकता है, धारा 96 की उपधारा 2 जो है उसके अंतर्गत अपील कर सकता है। क्योंकि दोनों कार्रवाइयाँ, आवेदन का निरस्त किया जाना और अपील किया जाना, दोनों ही अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। आदेश निरस्त किया जा सकता है, जो आवेदन निरस्त किया जाता है आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत, वो किसी अनियमितता के कारण किया जा सकता है, जबकि अपील जो होती है वो आप मेरिट के आधार पर करते हैं। इसलिए आप डिक्री की अपील करने के लिए, मूल डिक्री की अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही आपका आवेदन जो है आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया हो। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला एन मोहन बनाम आर मधु, AIR 2019 निर्णित कर दिया। इसके बाद आप आ जाइए धारा 99 पर। ये जब हमने आपको एविडेंस एक्ट की धारा 167 पढ़ाई थी वहाँ पर भी बताया था। धारा 99 पहली बात तो कहती क्या, इसको समझ लें। कोई भी डिक्री ऐसी, धारा 99 है, कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे या जिसके गुण अवगुण या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता और
ना तो उल्टी जाएगी और ना ही उपांतरित की जाएगी। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई डिक्री पारित हो गई और ऐसी डिक्री पारित करने से क्या हो रहा है, जो डिक्री पारित हुई है उससे मामले के किसी प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ना ही जो न्यायालय है उसकी अधिकारिता से संबंधित कोई मामला है। तो ऐसी डिक्री जो पारित कर दी गई है तो उसमें ना तो उलटफेर होगी और ना ही उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा। मैटर कैसे लिखेंगे इसको समझ लें। पक्षकार या वाद हेतुकों के ऐसे कुसंयोजन, शब्द ऐसे ही लिखिएगा, या असंयोजन के या वाद की किन्हीं कार्रवाइयों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुण अवगुण या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी डिक्री अपील में ना तो उल्टी जाएगी और ना ही उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और ना ही मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा, परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। कहने का मतलब है, मामला ये था कि अगर कोई पक्षकार हैं, उनके हेतुकों में कोई दिक्कत आई हो या पक्षकारों का कुसंयोजन हो गया हो, असंयोजन हो गया हो, इस वजह से जो निर्णय हुआ उसमें गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो या कोई अनियमितता हो गई हो, मगर ऐसी त्रुटि, गलती या अनियमितता से कोई डिक्री पर प्रभाव ना पड़ता हो और उस मामले को सुनने के लिए न्यायालय जो हो वो आधिकारिक तौर पर प्राधिकृत हो, मतलब ना ही उस डिक्री से न्यायालय जो उस डिक्री से निर्णय पर, उस डिक्री से कोई उस डिक्री की मेरिट पे, उस डिक्री की कह सकते हैं डिक्री की क्वालिटी पर कोई फर्क पड़ता है और ना ही न्यायालय की अधिकारिता पर कोई फर्क पड़ता है। तो ऐसी डिक्री जो पारित कर दी गई है वो सही मानी जाएगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। मगर परंतु की ये इम्पोर्टेंट है, अगर कोई ऐसा पक्षकार है जो बहुत इम्पोर्टेंट था और ऐसा पक्षकार को छोड़ दिया गया है तो वहां पर धारा 99 लागू नहीं होगी। हमने अपना नाम दे दिया चैनल @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। अब अगर आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट फिरोज सर डालेंगे तब भी आप हम तक पहुंच जाएंगे। तो तुरंत, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सारा मैटर, जो ये मैटर आप JLO की पॉइंट ऑफ व्यू, जो राजस्थान में JLO वैकेंसीज हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सारा सिलेबस हमने दे दिया है। CRPC से शुरू किया है, एविडेंस एक्ट हो चुका है, CRPC हो चुकी है, IPC हो चुकी, कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है और ये CPC आपके सामने है। तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, नीचे की तरफ चले जाइए, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। कोई असुविधा होने पर, चूंकि हमने नोट्स में नंबर दिया अपना व्हाट्सएप नंबर, हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपकी मदद कर देंगे। फिर धारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय अपील का उल्लेख आदेश 42 में हुआ है, तो आपसे चाहे धारा 100 पूछी जाए या आदेश 42 पूछा जाए, एक ही मैटर लिखेंगे। क्या कहता है आदेश 42? पहला पॉइंट, उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। कहने का मतलब, सबसे पहली क्लियर बात समझ लीजिए कि द्वितीय अपील और सिर्फ उच्च न्यायालय में होगी। और कब होगी? जब उच्च न्यायालय को लग जाए कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है, ऐसी डिक्री पारित की है, तो ऐसी डिक्री की अपील, निर्णय नहीं कहेंगे, ऐसी डिक्री पारित की है जिसमें क्या हो, विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, तो ऐसे डिक्री की अपील, द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होगी। दूसरी बात, एक पक्षीय पारित अपीली डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। अगर कोई डिक्री एक पक्षीय पारित कर दी गई है तब भी आप द्वितीय अपील क्या करेंगे, उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तीसरी बात, इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रतिम्बता कथन किया जाएगा। कहने का मतलब है, चूंकि द्वितीय अपील विधि के सारवान प्रश्न पर होती है, इसलिए सबसे पहले उस विधि के सारवान प्रश्न का ज्ञापन प्रतिम्बता किया जाता है, प्रथमता किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है। फिर चौथे पॉइंट में बताई गई है,
जहां उच्च न्यायालय का ये समाधान हो जाता है किसी मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्विलित है तो वो उस प्रश्न को बनाएगा। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय को समाधान हो जाना चाहिए कि हाँ भाई सचमुच में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्विलित है, लगता है, मजबूत तौर से दिख रहा है, तो वो क्या करेगा, उस प्रश्न को बनाएगा, उल्लेखित करेगा, हाईलाइट करेगा। फिर पांचवी और आखिरी बात बता दी गई, अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में ये तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है। कहने का मतलब है उच्च न्यायालय ने जो प्रश्न को अवधारित किया है, बनाया है, उस प्रश्न पर प्रतिवादी को सुनेगा और प्रतिवादी को पूरी छूट होगी, वो कह सकेगा, साबित कर सकेगा कि जो आपने प्रश्न बनाया है वो ऐसा कुछ नहीं था, इन्वॉल्व नहीं था, अंतर्विलित नहीं था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है हसमत अली बनाम अमीना बीबी 2021 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, इसको भी समझ लें। इसमें मामला इसमें ये हुआ था हसमत अली बनाम अमीना बीबी में 2021 में कि उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील की गई थी और उच्च न्यायालय ने उस द्वितीय अपील को निरस्त कर दिया था। तो मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि अगर उसे लगे कि कोई सार्वजनिक प्रश्न अंतर्वलित नहीं है तो वो क्या कर सकता है, उस मामले में संक्षिप्त अपना कारण देगा कि इस मामले में कोई विधि का प्रश्न सार्वजनिक प्रश्न नहीं था, इसलिए हमने इस अपील को खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। गलती क्या की थी उच्च न्यायालय ने इस मामले में हसमत अली बनाम अमीना बीबी में 2021 के केस में कि उच्च न्यायालय ने अपील निरस्त करते वक्त अपने कारण को संक्षेप में नहीं लिखा, निष्कर्ष को नहीं बताया कि उसने अपील को खारिज क्यों किया। तो उच्चतम न्यायालय ने इस उच्च न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण माना, गलत माना और उच्च न्यायालय को आदेश दिया कि इस मामले का आप नए सिरे से विचारण करें और ये कहते हुए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। इस तरह से आप जब हम कोई केस लॉ पढ़ाएं तो आप लोग डायरी में एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में संक्षेप में लिख लिया करिए, तो आपको क्या होगा, मैटर आपके केस लॉ का तैयार हो जाएगा। जब आप प्रश्न का उत्तर लिख रहे होंगे एग्जाम टाइम में तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, तो आप क्या करोगे, तुरंत उस प्रश्न उस धारा से संबंधित ये केस लॉ आपको याद आ जाएगा अगर आपने अपने हाथों से लिखा होगा तो, वरना दिक्कत होगी। इसलिए आप हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय हम पढ़ाते हैं उनको आप शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करिए जो हम समझाते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक बार में तो वीडियो को रोक के समझा करिए। अब आ जाइए धारा 102 में। धारा 102 CPC की कहती है कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का ना होना। क्या मतलब है कि किसी भी डिक्री से कोई द्वितीय अपील तब तक नहीं होगी जबकि मूल वाद की विषय वस्तु 50,000 से अधिक धन की वसूली के लिए ना हो। कहने का मतलब है कोई भी डिक्री जो पारित की गई है उसकी द्वितीय अपील तभी होगी जब वो 50,000 से अधिक के धन की वसूली के लिए हो, वरना द्वितीय अपील नहीं होगी। फिर धारा 104 आदेश 43 से संबंधित है और धारा 104 में कहा गया है कि वे आदेश जिनकी अपील होगी। तो इसमें बहुत सारे जितने भी आदेश आते हैं उन सारे आदेशों की अपील आदेश 43 के अंतर्गत होती है। कौन कौन से आदेश हैं, बहुत सारे, जैसे अभी हमने पिछले टर्म पर धारा 35 का पढ़ाई थी। इसके अलावा CPC धारा 91 या 92 है, इसके कोई आदेश हैं, या धारा 95 के पढ़ाई हमने उसका कोई आदेश दिया गया है। तो इन सब आदेशों की अपील आदेश 43 के अनुसार या धारा 104 के अनुसार हो सकेगी। फिर धारा 107 कहती है अपील न्यायालय की शक्तियाँ। ये इंपॉर्टेंट धारा है। पूछा जाता है कि अपील न्यायालय को क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो 4 शक्तियों का वर्णन किया गया है। 4 शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति है अपील न्यायालय की कि वो मामले का अंतिम रूप से अवधारण करेगा। दूसरी बात है कि मामले को प्रतिप्रेषित कर सकेगा, रिमांड कर सकेगा, वापस कर सकेगा। प्रतिप्रेषित मतलब होता है जिस न्यायालय से उसने मंगाया था उसी न्यायालय को वापस कर सकता है। फिर तीसरी बात है कि वो जो अपील न्यायालय है वो विभागक विरचित कर सकेगा, विभागक को मतलब स्थिर कर सकेगा और उन्हें विचारण के लिए निर्देशित करेगा। चौथी और आखिरी बात है अतिरिक्त साक्ष्य अपील न्यायालय खुद भी ले सकता है या फिर उसे लिए जाने के लिए
अपेक्षित कर सकते है, निर्देशित कर सकता है, अपने से नीचे वाले न्यायालय को कह सकता है कि आप साक्ष्य लेकर हमारे पास प्रमाणित करके भेजिए। ये सारी शक्तियां हैं अपील न्यायालय को, जो कि धारा 107 में बताई गई हैं। फिर धारा 109 में आ जाइए। उच्च न्यायालय में अपीलें कब होंगी, सॉरी गलत कह दिया, उच्चतम न्यायालय में। उच्च न्यायालय में तो द्वितीय अपील हम पढ़ा ही चुके हैं धारा 102 में, तो सॉरी धारा 100 में। धारा 109 कह रही है उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब होंगी। तो दो बातें आप समझ लें बिल्कुल, कि पहली बात तो उच्च न्यायालय की जो अपील है, उच्च न्यायालय के कोई भी सिविल कार्यवाही में कोई निर्णय दिया गया हो, डिक्री पारित हुई हो या अंतिम आदेश हुआ हो, तो ऐसे उच्च न्यायालय के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। और कब होगी, ये उच्चतम न्यायालय में अपील तभी होगी जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे। क्या प्रमाणित कर दे? दो बातें प्रमाणित करेगा उच्च न्यायालय, तब जाके आपकी उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। पहली बात कि मामले में व्यापक महत्व का कोई सारवान विधिक प्रश्न अंतर्वलित है। उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि ऐसा विधिक प्रश्न, सारवान प्रश्न अंतर्वलित है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया आप सॉल्व करें। दूसरी बात, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। तो इस तरह से प्रमाणित कर देगा ये दो बातें, तभी आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर पाएंगे। ये कहती है आपकी धारा 109। अब धारा 113, 114, 115 ये सारी धाराएं मेंस से रिलेटेड हैं। इससे पहले हम आपको मेंस का पढ़ा भी चुके हैं। मूल डिक्री की अपील पढ़ाई थी, द्वितीय अपील पढ़ाई थी। अब आ जाइए धारा 113, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है धारा 113, जो कि उच्च न्यायालय को निर्देश से संबंधित है। पूछा जाता है आप लोगों से कि निर्देश किस धारा में है, तो निर्देश को आप कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं रेफरेंस, रेफरेंस टू हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय को निर्देश। धारा 113 ये एग्जैक्टली आदेश 46 से भी संबंधित है। और अभी हमने जो धारा आपको 109 पढ़ाई थी, उच्चतम न्यायालय में अपीलें कब हो सकेंगी, वहां पर भी आप लिख लें आदेश 45। तो अगर पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय में अपीलों से संबंधित कौन सा आदेश है, तो आदेश 45 है। ये हम आगे आपको फिर से समराइज कर देंगे, मगर आप ध्यान रखिए अगर कोई बात पूछी जाए आदेशों से संबंधित, तब भी आप धाराओं को सही से याद रखिए और उस मैटर को आप आदेश में लिख सकते हैं। धारा 113 कह रही है किस तरह से मैटर को लिखना, उस बात को समझ लें कि उन शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, ये हर जगह आपको लिखना होता है। कोई भी न्यायालय मामले का कथन करके उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित कर सकेगा और उस उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वो ठीक समझे। निर्देश का पहले तो मतलब समझ लीजिए, होता क्या है कि कोई लोअर लघुवाद न्यायालय या लोअर न्यायालय किसी मामले में फंस जाता है, उसको लगता है कि हम इसका विनिश्चय नहीं कर पा रहे हैं, तो उस मामले को, उस मैटर को वो क्या करता है, उस प्रश्न को उच्च न्यायालय के पास भेजता है और कहता है कि हमें इसमें दिशा निर्देश करें कि हम इस मामले को किस तरह से निपटाएं। ये होता है निर्देश। अब इसमें एक परंतुक है, परंतुक को ध्यान से समझ ले। इसमें एग्जैक्टली परंतुक में ये बात बताई गई है कि जहां न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष, कौन सा न्यायालय, लघुवाद न्यायालय, कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनिमय अथवा किसी विनियम, अध्यादेश या विनियम में अंतर्विलित किसी उपबंध की विधिमानता के बारे में ऐसा प्रश्न अंतर्विलित है जिसका अवधारण उस मामले को निपटाने के लिए आवश्यक है और उसकी राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान या अपरिवर्तनशील है, किंतु उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसके वो अधीनस्थ है या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उपवर्णित करते हुए मामले का कथन करेगा और उसे उच्च न्यायालय की राय के लिए निर्देशित करेगा। अब ये परंतु को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हुआ क्या कि लोअर न्यायालय कोई मामला विनिश्चय कर रहा था, उसके सामने कोई मामला आया और उस न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय को लगा कि उस मामले को निपटाने के लिए कोई ऐसा अधिनियम, अध्यादेश या विनियम या उसका कोई भाग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस मामले को निपटाने से पहले हमें उस अधिनियम या अध्यादेश या विनियम या उसके किसी भाग को समझना ज़रूरी है
और उस वो नियम या अधिनियम या अध्यादेश इस न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय है उसकी राय में क्या है, अविद्यमान या अपरिवर्तनशील है। उसे लग रहा है कि जो ये मामला है ये ऐसे अधिनियम विनियम से संबंधित है जो कि अविद्यमान है या अपरिवर्तनशील है, मगर ऐसा अविद्यमान या अपरिवर्तनशील उच्च न्यायालय ने, जिसके वो अधीनस्थ है, या फिर उच्चतम न्यायालय ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, उस मामले को जो उसके समक्ष विचारण का विषय है जिसमें वो अधीनस्थ न्यायालय फंस गया है, उस मामले को अपने निजी कारणों को वर्णित करेगा कि हमारी राय में ऐसा है, और चूंकि आपने मतलब उच्च न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है, मगर तो हम इस प्रश्न पर फंस गए, तो इस प्रश्न को हमें निर्देशित करें, हम इसको किस तरह से निपटाएं। तो उच्च न्यायालय क्या करेगा, उस मामले को जो उसने लघुवाद न्यायालय ने मामला उसके पास भेजा है उसको देखेगा, समझेगा और उस पर एक राय दे देगा, एक निर्देश दे देगा कि इस मामले को आप इस तरह से निपटाइए, और उसी तरह से वो अधीनस्थ न्यायालय उस मामले को निपटाएगा। इसको कहते हैं निर्देश। अब सीपीसी की धारा 114 पर आ जाइए, जो कि पुनर्वलोकन। पुनर्वलोकन हमने पढ़ाया रहे थे जब हम सीआरपीसी, तो हमने कहा था कि पुनर्वलोकन का शब्द जो है, रिव्यू का शब्द सीआरपीसी में नहीं है, सिर्फ सीपीसी में है। पुनर्वलोकन एग्जैक्टली आदेश 47 से संबंधित है। इसको इस तरह से भी ध्यान रखना है, अगर 47 आदेश आ जाए तब भी आप धारा 114 लिख सकते हैं। पुनर्वलोकन का मतलब क्या होता है? पुनर्वलोकन अपने आप उसका अवलोकन करना, रिव्यू करना। इसमें क्या होगा, अपने आप का मतलब समझ लीजिए, ये एक तो लाइन ये लिखेंगे आप ऊपर, पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति। हुआ क्या है मामले में, पहली बात समझ लें, ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है, किंतु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, अनुज्ञात है किंतु उसकी होगा क्या, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पुनर्वलोकन कर कौन पाएगा, वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी डिक्री या आदेश पारित हो गई और क्या था, उसको अपील करना चाहिए थी मगर वो अपील कर नहीं पाया। दूसरी बात, ऐसी डिक्री या आदेश पारित हुआ है, दिया गया है, जिसकी अपील मुमकिन नहीं है, अनुज्ञात नहीं है। तीसरी बात, ऐसा कोई विनिश्चय लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर कर दिया गया है जिससे पीड़ित वो व्यक्ति है, मतलब ये तीनों बातें हो सकती हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट आ सकता है। और ऐसा व्यथित व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि अपील कर नहीं पाया या कर नहीं सकता या की नहीं या अनुज्ञात नहीं थी, तो ऐसे मामले में क्या करेगा, उसी न्यायालय के पास पुनर्वलोकन का आवेदन करेगा जिस न्यायालय ने निर्णय दिया है। पुनर्वलोकन पहली बात उसी न्यायालय द्वारा दिया जाता है जिसने डिक्री पारित की है या आदेश दिया है, दूसरे न्यायालय में नहीं किया जाता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है वो पुनर्वलोकन के लिए जाएगा, उस न्यायालय में आवेदन कर देगा जिसने आदेश दिया था या डिक्री पारित कर दी, और वो उसको मामले को अपने ही दिए हुए निर्णय या डिक्री को फिर से देखेगा और उस पर निर्णय देगा। यहाँ पर हमने अपना नंबर चैनल का नाम दे दिया था। फिर आ जाइए आप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 पुनरीक्षण, इसको कहते हैं रिवीजन। ये एग्जैक्टली जो उत्तर प्रदेश वासी हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रतिस्थापित हुई है धारा 115 पुनरीक्षण से संबंधित। पुनरीक्षण हालांकि सीआरपीसी में भी बताया गया है। क्या होता है पुनरीक्षण में, पहली बात बताई गई है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय का क्या करता है, किसी मूल वाद या अन्य कार्रवाई में किसी मामले के विनिश्चय में कोई ऐसा आदेश पारित कर देता है और ऐसे आदेश की कोई अपील नहीं है। कहने का मतलब है पुनरीक्षण सिर्फ उन मामलों का होता है जिसमें अपील नहीं हो सकती है या अपील का प्रावधान नहीं है। और क्या किया हो, अपील होगी किन आधार पर, वो 3 आधार देख लें कि किसी जो लघुवाद न्यायालय है उसकी अपील हो, उसका पुनरीक्षण हो रहा है, अपील नहीं, पुनरीक्षण हो रहा है। पुनरीक्षण क्या होता है, अपर न्यायालय करेगा और उन मामलों का करेगा जिसमें अपील अनुज्ञात नहीं है या अपील की नहीं जा सकती है। और 3 बातें हो सकती हैं जिसमें पुनरीक्षण होगा। पहली बात,
ऐसी अधिकारिता, अधीनस्थ न्यायालय ने क्या किया हो, ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया हो जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं थी, या फिर इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में वो जो लोअर कोर्ट है वो विफल रहा हो, या अपनी अधिकारिता का अवैध रूप से या तात्विक अनियमितता के साथ प्रयोग किया हो। तो ऐसे तीन में से कोई भी बात अगर आ रही है और तो क्या कर सकता है पीड़ित व्यक्ति, और ऐसे मामलों में अपील अनुज्ञात नहीं है तो पीड़ित व्यक्ति क्या करेगा, धारा 115 के अनुसार पुनरीक्षण कर सकता है। आगे पूरी बात बताई गई है। वहां पारित किसी आदेश का पुनरीक्षण वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक, अभी हमने बताया था कि अपर न्यायालय द्वारा होता है पुनरीक्षण। दूसरे पॉइंट में बता दिया गया है कि जब उच्च न्यायालय में उपधारा 1 के अधीन कोई पुनरीक्षण आवेदन दाखिल किया जाता है तो ऐसे आवेदन के प्रथम पृष्ठ पर मामले के शीर्षक के नीचे इस आशय का एक प्रमाण पत्र अंतर्विष्ट होगा कि जिला न्यायालय मामले का पुनरीक्षण नहीं कर सकता था, किंतु केवल उच्च न्यायालय मूल्यांकन के कारण मामले का पुनरीक्षण कर सकता है। कहने का मतलब है, अगर आप उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन किए हैं तो आपको प्रमाण पत्र के साथ सबसे पहले अपना ये एक कोटेशन, एक नोटिस, एक नोटिफिकेशन देना होगा कि इस मामले का पुनरीक्षण जिला न्यायालय नहीं कर सकता था मगर उच्च न्यायालय कर सकता है, तो ही उच्च न्यायालय उसका पुनरीक्षण करेगा। तीसरे पॉइंट में बताई गई है कि वरिष्ठ न्यायालय इस धारा के अधीन किसी आदेश को ना तो परिवर्तित करेगा ना तो उल्टेगा, सिवाय, कहने का मतलब है पुनरीक्षण के लिए जब आवेदन कर दिया गया है किसी वरिष्ठ न्यायालय में तो वरिष्ठ न्यायालय क्या करेगा, उस मामले को जो उसके समक्ष पुनरीक्षण के लिए आया है उस आदेश को परिवर्तित नहीं करेगा, उल्टेगा नहीं, सिवाय का मतलब इन तीन कंडीशंस में वो मामले को उलट सकता है। तीन नहीं बल्कि दो कंडीशंस हैं। पहली बात, आदेश यदि पुनरीक्षण दायर करने वाले पक्षकार के पक्ष में पारित किया गया हो या वाद या कार्यवाही का अंतिम रूप से निस्तारित करता हो। कहने का मतलब है पुनरीक्षण न्यायालय मामले को तभी उल्टेगा या परिवर्तित करेगा जब पुनरीक्षण न्यायालय को लगता है कि मामला उस पक्षकार के पक्ष में है जिसने पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया था, और इस तरह से पुनरीक्षण का आदेश होने के बाद मामला पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, निस्तारित हो जाएगा। दूसरी बात, कब मामले को उलट सकता है या परिवर्तित कर सकता है कि अगर यदि ऐसा आदेश बरकरार रहा या ऐसे आदेश को बरकरार रहने की अनुमति दे दी गई तो उस पक्षकार को न्याय की असफलता उत्पन्न होगी या अपूर्णीय क्षति होगी जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया था। कहने का मतलब है पहली बात तो जिस पक्षकार ने आवेदन किया है पुनरीक्षण के लिए उसके बारे में पक्ष में बात करता है। दूसरा पॉइंट उस व्यक्ति के बारे में करता है कि अगर पुनरीक्षण न्यायालय ने मामले को नहीं उल्टा तो जो विपरीत पक्ष प्रतिपक्षी है उस बेचारे को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती या फिर न्याय की असफलता होगी। तो ऐसे मामले में क्या करेगा पुनरीक्षण न्यायालय, ऐसे ही दो मामलों में, मतलब जो दो शर्तें हैं इनमें मामलों में आदेश को उलट सकता, अन्यथा मामले को उल्टेगा नहीं, आदेश को उल्टेगा नहीं। चौथी और आखिरी उपधारा पर आ गए हम। धारा 115 की आखिरी उपधारा है ये, धारा 115 हम पुनरीक्षण पढ़ा रहे थे आपको। चौथी उपधारा कहती है, आखिरी उपधारा कहती है कि पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई स्थगन के रूप में परिवर्तित नहीं होगी सिवाय जहां वो कार्रवाई वरिष्ठ न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हो। कहने का मतलब है अगर वरिष्ठ न्यायालय क्या करे, कार्रवाई को स्थगित कर दे तो रोक दी जाएगी कार्रवाई, वरना वो कार्रवाई चलती रहेगी और किसी न्यायालय को अधिकार नहीं है कि वो कार्रवाई को रोक सके। इसमें एक बात बता दी गई कि इसमें बार बार आ रहा उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय जो होता है उसको अब मूल्यांकन, इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है। इस टाइम जिला न्यायालय को जो मूल्यांकन करने की शक्ति है वो 25 लाख रुपए तक है, और 25 लाख से अधिक के अगर किसी राशि का मूल्यांकन करना है तो वो राशि का मूल्यांकन करेगा उच्च न्यायालय। जिला न्यायालय 25 लाख तक करेगा, 25 लाख से ऊपर उच्च न्यायालय मूल्यांकन कर सकेगा पुनरीक्षण के मामले में। अब धारा 118 में आ जाइए
खर्चों के अभिनिश्चय के पूर्व डिक्री का निष्पादन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचजेएस में एक बार धारा ये पूछी गई है 2020 में। हुआ क्या एग्जैक्टली, इस धारा का मतलब समझ लें कि कोई ऐसा मामला आया उच्च न्यायालय के समक्ष जो डिक्री पूरी तरह से हो चुकी है, पारित हो चुकी है, मगर खर्चों के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ है। तो होगा क्या, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे पहले समझ लें। जहां ऐसा कोई उच्च न्यायालय यह आवश्यक समझता है कि उसकी अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित कोई डिक्री वाद में के खर्चों की राशि का विनिश्चय द्वारा अविनिश्चय किए जाने से पूर्व निष्पादित की जानी चाहिए, वहां न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि डिक्री के उतने भाग के सिवाय जितना खर्चे से संबंधित है उस डिक्री का निष्पादन तुरंत किया जाए। मतलब आप समझ गए होंगे कि डिक्री पूरी बाकी पारित की जा सकती है, मगर खर्चों के बारे में भी निर्णय नहीं हो पा रहा है न्यायालय से कि खर्चे कितने होना चाहिए। तो जितना डिक्री का भाग खर्चों से संबंधित है उसको न्यायालय क्या करेगा, रोक लेगा, बाकी पूरी डिक्री को निष्पादित करा देगा। और फिर आगे ये बात बता दी गई कि फिर जब न्यायालय क्या करे, खर्चों को विनिश्चय कर ले कि कितने खर्चे लगाए जाने हैं, फिर क्या करेगा, खर्चे के बारे में जो बचा हुआ डिक्री का पार्ट है, भाग है, उसको निष्पादित कर देगा। मतलब खर्चे के अलावा पहले भाग में डिक्री निष्पादित की जा सकती, फिर खर्चे अविनिश्चित होने के बाद खर्चे वाले भाग को डिक्री के रूप में निष्पादित कर सकता है न्यायालय। इस तरह से आप आ गए, ये आपका मैटर धारा 118 तक हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, हमने आपको कुछ प्रीलिम्स के हिसाब के नोट्स, जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा मैटर मिल जाएगा, प्री का भी और मेंस का भी। प्री का मैटर बाद में लगा दे रहे हैं जिससे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, और मेंस के मैटर में से प्री में भी आता है, मेंस में आता है, इसलिए सारा मैटर पढ़ना ज़रूरी है आपको। जो आपका जेएलओ का एग्ज़ाम है इसमें एक प्री ही एग्ज़ाम होगा और ये मेंस से ही रिलेटेड है, तो एक तरह से पूरा मैटर आपको पढ़ना है। धारा 122 पे आ जाइए, नियम बनाने की उच्च न्यायालय की शक्ति। धारा 122 कहती है सीपीसी की कि अपने अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के बारे में क्या कर सकता है, न्यायालय नियम बना सकता है। इस पूरी अधिकारिता है उच्च न्यायालय को, शक्ति है कि वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष किस तरह से कार्रवाई किया जाना है, किस तरह से कार्रवाई होगी, इन सब के बारे में नियम बना सकता है। फिर धारा 137 कहती है अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा। आप लोगों से पूछा जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय की भाषा के बारे में, भाषा को कौन परिवर्तित कर सकता है, तो राज्य सरकार ही सिर्फ ऐसी को अधिकारता है कि वो अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा को परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है। उच्च न्यायालय नहीं कर सकता। दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको, तो आप लोगों को लगता है कि उच्च न्यायालय नहीं कर सकता। फिर धारा 132, हालांकि इसमें हमने पढ़ाई नहीं है, मगर वो कहती है धारा 132 की कुछ स्त्रियों को सुइये उपसंजाति से छूट। कहने का मतलब है वो औरतें जो पर्दा नशी वगैरह हैं उनको न्यायालय में उपस्थित होने से छूट दी जाती है। फिर धारा 133 कहती है अन्य व्यक्तियों को छूट, तो जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, संघ के मंत्री हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, राज्यपाल हैं, इन सबको क्या होती है, डायरेक्ट उपस्थित होने से छूट दी जाती है। ये कहलाती है धारा 100, ये बात कही गई धारा 133 में। फिर धारा 139, शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी। पूछा जाता है कि जो शपथ पत्र आप देते हैं, एफिडेविट देते हैं, उसमें शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। इसमें हालांकि राज्य संशोधन हुआ है खा और गा पॉइंट में। का और का सारे राज्य के लिए सेम है। मतलब खंड खा और गा में संशोधन हुआ है। पहला पॉइंट का कहता है कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट, कहने का मतलब है शपथ पत्र पर कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, शपथ दिला सकता है। दूसरी बात का में बताई गई है कि नोटरी अधिनियम के अधीन नियुक्त नोटरी क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को शपथ दिला सकता है। अब जो खा और गा में संशोधन हुआ है उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में, उसको ध्यान से याद रखना है आपको। खा पॉइंट कहता है यही संशोधन है जो लाल पेन से हमने लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय, इसीलिए लिख दिया है कि अदर स्टेट के जो लोग हैं वो सिर्फ इतना लिखेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी, और जो उत्तर प्रदेश के में अगर प्रश्न आएगा तो ये लिखा जाएगा उच्च न्यायालय या
जिला न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी क्या करेगा, शपथ पत्र पर शपथ दिला सकेगा। गा पॉइंट उच्च न्यायालय जो उत्तर प्रदेश वाले के लिए है, ये संशोधित पॉइंट है। इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको जो किसी ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त या इस द्वारा निमित्त किया गया है जिसे राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है। कहने का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है, नियुक्त कर दिया गया है विशेष रूप से कि आप शपथ दिला सकते हैं, जिसको ओथ दिला सकते हैं, शपथ दिला सकते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी शपथ दिलाने के लिए सशक्त है। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। फिर चूंकि धारा 144 मेंस में आती है, हमने ऊपर लिखा था, तो आप आ जाइए धारा 144 में। यही बड़ी धारा है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 कहती है प्रत्यय स्थापन के लिए आवेदन। इसका जो एक पॉइंट है, पॉइंट उपधारा 1 है या पॉइंट पहला है, वो प्रतिस्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। बाकी सारे पॉइंट सारे स्टेट वालों के लिए एक जैसे हैं। पहला पॉइंट है, पहली उपधारा कहती है जहां, और इस शब्द को ऐसे ही लिखिएगा, जहां और जहां तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील पुनरीक्षण में अन्यथा फेरफार किया जाए या उल्टा जाए, वहां और वहां तक प्रथम बार का न्यायालय उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रतिस्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है ऐसा प्रतिस्थापन कराएगा जिससे पक्षकार जहां तक हो उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वो होते यदि वो डिक्री या आदेश या उसका वो भाग जिसमें फेरफार किया गया है या उसे उल्टा गया है ना दिया गया होता, और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसा आदेश जिसके अंतर्गत खर्चों के प्रति संदाय के लिए ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर, अंतकालीन लाभ, संदाय आदि के लिए आदेश होंगे। इस बात को पहले समझ लीजिए, प्रत्यय स्थापन का मतलब क्या है। प्रत्यय स्थापन को इंग्लिश में भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए, इसको आप उदाहरण से समझ लीजिए, पहली बात तो पहले थ्योरी समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, मान लीजिए ए और बी हैं, तो कोई निर्णय क्या हुआ, पहले ए के पक्ष में था। मान लीजिए ए के पास घर था, ठीक, ए के पास घर था, वो लोअर कोर्ट में मुकदमा चला। अब वो घर क्या हुआ, बी के पास पहुंच गया, ठीक, बी के पास पहुंच गया। अब बी क्या कर रहा है, उस फायदे उस पे उसने फायदा उठाना शुरू कर दिया बी के पास। और बी में जब तक उच्च न्यायालय में निर्णय चलता रहा, मतलब केस चलता रहा, बी उसके फायदे उठाता रहा। फिर से जो था, जब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो फिर से ए के पक्ष में आ गया निर्णय। तो ए क्या करेगा, जितने दिनों तक बी ने उसका फायदा उठाया है, तो ए क्या करेगा, उस न्यायालय में जो प्रथम बार का न्यायालय, लोअर न्यायालय है, उसमें क्या करेगा, प्रत्यय स्थापन के लिए आवेदन करेगा। वो कहेगा कि ये जो मकान है ये पहले भी हमारे पक्ष में था, बीच में क्या हुआ, इन बी को कब्जा मिल गया, अब हम हाई कोर्ट से भी जीत गए, तो हम जितने दिन इन्होंने बी ने इस मकान से फायदा उठाया है, खर्चे लिए हैं, ब्याज पाया है या कोई किराया पाया है या जो भी फायदा इन्होंने उठाया है, वो सब हमको प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जाए। तो इसको कहते हैं प्रत्यय स्थापन के लिए आवेदन। इसमें आवेदन किया जाता है, वाद संस्थित नहीं किया जाता, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब है जिस पक्ष के बारे में पहले निर्णय हुआ हो, बीच में क्या हो, दूसरे के पक्ष में चला जाए, फिर निर्णय फिर से पहले वाले के पक्ष में आ जाए, तो पहले वाले जिसके पक्ष में अब निर्णय आ गया है, तो जिस बीच में दूसरे व्यक्ति जिसने उस बीच में जिसके पक्ष में निर्णय हो गया था उसने फायदा उठा लिया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम वर्ग के न्यायालय में क्या करेगा, प्रत्यय स्थापन के लिए वाद संस्थित करेगा। कहेगा कि भाई बीच में पहले भी ये मकान हमारा था, अभी भी हमारे पक्ष में आदेश आया है, मगर बीच में क्या हुआ था, बी को फायदा मिल गया था, इसलिए उस बी के फायदे को हमें प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जाए। दूसरी उपधारा जो धारा 144 की है वो यही कहती है कि कोई भी वाद ऐसा प्रतिस्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जाएगा जो उपधारा के अधीन आवेदन द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है
अगर जो अनुतोष प्रत्यास्थापन द्वारा प्रदान किया जा सकता है, मिल सकता है, प्रत्यास्थापन के आवेदन द्वारा मिल सकता है, उस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए कोई भी वाद आप संस्थित नहीं करेंगे किसी भी न्यायालय में। यही उपधारा 2 कहती है। कहने का मतलब है प्रत्यास्थापन के लिए वाद संस्थित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आवेदन होता है। फिर आ जाइए आप धारा 145 सीपीसी की, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहलाती है प्रतिभू के दायित्व का परिवर्तन। ये इसमें भी उत्तर प्रदेश में संशोधन हुआ है। और इसके अलावा आप जब अभी हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें पढ़ाएंगे प्रतिभू का दायित्व, तो वहाँ बताया गया कि प्रतिभू का दायित्व जो होता है समविस्तीर्ण होता है। प्रतिभू वो व्यक्ति होता है जो गारंटी ले रहा है, पहली बात ये याद रखना है। इसको सिक्योरिटी कहते हैं। तो प्रतिभू का दायित्व जो गारंटी लेता है, उसका दायित्व उसी तरीके से होता है कि जिसके लिए जितना दायित्व मूल ऋणी का होता है। कहने का मतलब होता है कि कैसे लिखेंगे इसको, कि जहां कोई व्यक्ति प्रतिभू के रूप में दायी हो गया है, वहां वो क्या करेगा, किसी डिक्री या उसके किसी भाग के पालन के लिए, या फिर डिक्री के निष्पादन में ली गई किसी संपत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए, या फिर जहां किसी व्यक्ति ने अपने को किसी डिक्री या आदेश के लिए, यदि उसने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से दायी बनाया है तो उसके विरुद्ध उसी विस्तार तक, या फिर अपने प्रतिभू के रूप में कोई संपत्ति दी है तो ऐसी प्रतिभूति के विस्तार तक उस संपत्ति के विक्रय द्वारा। कहने का मतलब हुआ है कि अगर आप किसी व्यक्ति के प्रतिभू हैं, गारंटर हैं, श्योरिटी हैं, तो आप पर अगर वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसकी आपने गारंटी ली है, तो पूरी तरह से आप उस डिक्री के, न्यायालय क्या करेगा, आपके खिलाफ डिक्री पारित कर सकेगा और आपसे डिक्री उसी तरह से प्राप्त की जाएगी जिस तरह से उस मूल ऋणी से प्राप्त की जाती, या और उस आपकी संपत्ति का उसी तरह से प्रतिस्थापन किया जाएगा जैसे कि उसकी संपत्ति का किया जाता। और अगर आपने अपने आप को व्यक्तिगत रूप से दायी बना लिया है प्रतिभू के तौर पर, गारंटी सिक्योरिटी के तौर पर, तो आपके विरुद्ध वही सारे काम होंगे जो मूल ऋणी, जैसे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, कारागार में निरुद्ध किया जा सकता है, या फिर आपकी अपनी संपत्ति को गारंटर प्रतिभू बना दिया है, सिक्योरिटी बना दिया, तो आपकी संपत्ति को कुर्की की जा सकती है, विक्रय किया जा सकता है। मतलब वो सारे काम आपके साथ होंगे जो कि मूल ऋणी के साथ होते। यही पूरी बात बताई गई धारा 145 में, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आप आखिरी पड़ाव पे आ गए जिसमें कि धारा 148 का, ये कहलाती है कैविएट दायर करने का अधिकार। तो पहली बात तो आपसे ये पूछी जाती है कि कैविएट कितने दिनों तक आप दायर कर सकते हैं। तो कैविएट क्या करेंगे आप, 90 दिनों तक दायर कर सकते हैं। कैविएट होता क्या है कि जहां किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई या किसी वाद के लिए आवेदन किया गया हो, तो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उस कार्रवाई को सुनने के अगर इच्छुक है तो उसमें कैविएट दायर करेगा। कहने का मतलब है ए और बी दो पक्षकार हैं, ए ने कोई कार्रवाई की किसी दूसरे न्यायालय में, तो बी क्या करेगा, अगर उस कार्रवाई में इच्छुक है तो कैविएट दायर करेगा। कैविएट का मतलब होता है कि वो बी कहेगा कि कोई भी कार्रवाई इसमें अगर ए करता है तो हमको इसकी सूचना दी जाए, हमें बताया जाए, हमें अपनी प्रतिरक्षा का मौका दिया जाए। तो न्यायालय क्या करेगा, उसकी फीस जमा करा लेगा बी से और उसकी सूचना रजिस्ट्री द्वारा बी को देगा। इसको कहते हैं कैविएट। और ये 90 दिन तक वैध होता है। ये बात पूछी जाती है कि कैविएट कितने दिनों तक वैध होता है। फिर एक धारा 151 है 151 जो कहती है न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। कहने का मतलब यह है कि न्यायालय की अपार शक्ति है जो क्या करे, वो न्यायालय के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए और आदेशिका के दुरुपयोग को निवारण करने के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर धारा 152 बताई गई है निर्णय, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन। कहने का मतलब है कोई भी न्यायालय अगर उससे कोई लेखन में त्रुटि हो गई है, किसी भी निर्णय, आदेश या डिक्री में कोई किसी लेखन में या कोई गणितीय भूल में या किसी अनियमितता के कारण कोई गलती हो गई है, तो उसको क्या करेगा, वो गलती को सुधार सकेगा, शुद्ध कर सकेगा, संशोधन की शक्ति होगी। और किसी संशोधन की शक्ति न्यायालय को नहीं है।
फिर हालांकि इसी से संबंधित धारा 153 भी है, संशोधन करने की साधारण शक्ति। कहने का मतलब इसी धारा 152 को धारा 153 में कंप्लीट कर दिया गया कि न्यायालय क्या कर सकता है, किसी त्रुटि या गलती को संशोधित कर सकता है और किसी संशोधन के लिए न्यायालय प्राधिकृत नहीं है। यहीं तक, हालांकि टोटल धाराएं 158 है, मगर यहीं तक आपको पूरा पढ़ना है, इससे ज़्यादा इसके आगे की धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कंप्लीट मैटर है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे HJS हो, PCSJ हो, JLO हो, या इंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे रहे हो या LLB कर रहे हो, पर्याप्त मैटर है आप लोगों के लिए। इसलिए जो भी लोग इससे संबंधित हो उसको ये मैटर आप सेंड कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई असुविधा आ रही है तो हमने इसमें व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमसे आप कोई भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।